ओके बेटा, आपका क्वेश्चन ये था कि सर अगर ये जीएसटी रिटर्न फाइलिंग से कोई क्वेश्चन आ गया तो हम कौन सी डेट लिखे। अगर आपको ऑप्शन में कोई भी अपडेटेड डेट्स नहीं नजर आ रही है तो मैं आपको उसके साथ साथ पुरानी डेट्स भी लिखवा रहा हूँ। शायद ऐसा हो सकता है कि आपकी एमएसयू यूनिवर्सिटी अपडेटेड ना हो, शायद उनको पता ना हो कि जीएसटी रिटर्न फाइलिंग की डेट क्या है। देखो, जो बंदा पेपर सेट करता है, अगर वो प्रैक्टिसिंग होगा, अगर वो जीएसटी रिटर्न फाइल करता होगा तो ही उसको मालूम होगा कि अपडेटेड डेट्स क्या है। अदरवाइज उसने भी पेम्पलेट पढ़ा है, वो आपको पढ़ा देगा उसके अंदर से जो गलत है। सो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू अंडरस्टैंड द न्यू डेट्स, वी हैव टू रिमेंबर द ओल्ड डेट्स। अगर एमसीक्यू में ऑप्शन में नई डेट्स आपको मिले, न्यू डेट्स, तो ऑब्वियसली हमको उस पर टिक करना चाहिए, क्योंकि हम डिफेंस बोल सकते हैं कि भाई, हम बोल सकते हैं अगर हमारा मार्क गलत भी कर दिया, मार्क्स हमारा स्कोर नहीं हुआ, तो बोल सकते हैं कि भाई यही आंसर है, आप देख लो गूगल पे, बराबर है। और सेकंड, अगर आपको वो न्यू डेट्स नहीं मिल रही है, पुरानी डेट मिल रही है, तो फिर पुराना ही आपको टिक करना पड़ेगा, बराबर। चलो अभी मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन, सीधा एक वेबसाइट पे लेके जा रहा हूँ जहां पर आपको सारी चीजें ऑलरेडी मेंशन करी गई, और कोई भी स्क्रीनशॉट नहीं लेगा, लिखना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट अलाउड नहीं है। चलो सबसे पहले देखो, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ जीएसटी रिटर्न्स। मिला बेटा, स्क्रीन पे दिख रहा है? यस सर। यस सर। लिखो लिखो, चलो ऐसे ही कॉलम बना लो, कितने कॉलम बनाने देखो। रिटर्न फॉर्म, ये एक कॉलम बनेगा। डिस्क्रिप्शन आपको लिखना पड़ेगा, और फ्रीक्वेंसी वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन अगर करना ही है तो फिर कर ही दो, 4 कॉलम बना दो। चलेगा ना? क्या चलेगा? नहीं चलेगा। नहीं नहीं, कर दो कर दो, अभी एक के लिए क्या, अभी एक कर दो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भले एग्जाम में नहीं आएगा, नॉलेज के लिए जरूरत है इसलिए। ये 4 कॉलम जैसी नजर आ रही है वैसा आप अपनी बुक में ड्रॉ कर लीजिए, लेकिन अंदर का कंटेंट मैं लिखवा रहा हूँ, ये सब नहीं लिखना है आपको, ठीक है? बना लिया? कॉलम बना लिया? यस सर। चलो, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट रिटर्न का नंबर है GSTR 1, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार कर देना, एग्जाम में आ सकता है। GSTR 1 लिखिए, GSTR 1। GSTR का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रिटर्न 1। GSTR 1 बेटा, ईशा ईशा सुभानपुरा ब्रांच से जरा पढ़ो तो यहाँ पे क्या लिखा है डिस्क्रिप्शन। Details of outward supplies of taxable goods and or services affected. अच्छा, तो ये आउटवर्ड मतलब क्या हुआ? व्हाट डू मीन बाय आउटवर्ड? आउटवर्ड से कॉमन इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा? जीएसटी के रिजाइन से बाहर आ जाओ, सिंपल। हाँ, आउटवर्ड मतलब क्या? इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स हम खेलते हैं, तो आउटवर्ड मतलब क्या हुआ? बाहर जा रहा है, सर्विसेज बाहर जा रहा है। बाहर जा रहा है। तो बाहर जा रहा है मतलब ये सप्लाई की बात कर रहा है, परचेज की बात कर रहा है, सेल की बात कर रहा है, परचेज की बात कर रहा है, ये सप्लाई। सप्लाई की बात कर रहा है, मतलब सेल्स की बात कर रहा है। सेल्स तो ये सप्लाईज। आपका, जी, ये आपका सेल का रिटर्न हो गया। GSTR 1 इज ऑफ सेल्स रिटर्न, जो भी आपने सेल किया है, જે પણ તમને વેચાણ કર્યું છે, જે પણ ગુડ્સ અને સર્વિસીસ તમે આપી છે, વેચી છે, બરાબર, એ આપણે બધી ડિટેલ GSTR 1 માં બતાવવાની, એટલા માટે અહીંયા લખ્યું છે डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। सो आपको सिंपल यहाँ पे इतना ही लिखना है, डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, दैट्स इट। ऑफ टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विस लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। यस मिहिर, आस्क द क्वेश्चन। સર કોલેજમાં જૂની ડેટ્સ આપી છે. પાક્કું જૂની ડેટ આપી છે? અત્યારે સર એક છોકરાએ ગ્રુપમાં ડાઉટ પૂછ્યો તો એને કીધું છે અત્યારે કે જૂની ડેટ્સ લખવાની છે, જો અપડેટ કરશે તો અમે કહેશું. बट कितना ये फालतू चीजों का, मतलब ये क्या हो रहा है कॉलेज के अंदर, जो चीजें है ही नहीं एप्लीकेबल, वो क्या करवा रहे हैं वो लोग। डेट्स वो आउटडेटेड है, वो कब का चला गया है, 10 तारीख तो नहीं। अपने दोनों डेट्स याद रखेंगे बेटा, एग्जाम में अगर आपको मैंने जैसा बताया ऑप्शन मिलता है
नया आंसर आपको मिलता है तो वही टिक करना है, ठीक है। सर चलो, रॉन्ग तो नहीं दे देंगे ना फिर? नहीं देंगे, रॉन्ग नहीं देंगे। एमएसयू का कुछ भरोसा नहीं। સર કાલે છે ને હું સવાર લેક્ચર અટેન્ડ કરીને સરને પૂછી લઈશ. હા, અને સરને ના ખબર તો કહેજો કે અબ્બાસ સર જે શીખવાડશે તમને કે નવી એટલે डेट શું છે, बराबर। चलो, मंथली, मंथली मतलब GSTR1 हर महीने भरना पड़ता है, हर महीने, एवरी मंथ, ठीक है। फ्रीक्वेंसी में मंथली लिख दो, और उसकी डेट हो गया 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। बस आपको ये नई डेट याद रखनी है, आपको इतना ही लिखना है, 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। तो अभी कौन सा मंथ चल रहा है बेटा? अभी कौन सा मंथ चल रहा है? अप्रैल। अप्रैल चल रहा है। तो अप्रैल 30 तारीख तक आपका जितना भी बिल बना है, जितना भी इनवॉइस बना है, जितना भी तुमने बेचा है, उसका डिटेल अपने को कब तक दे देना पड़ेगा GSTR1 में? 11th ऑफ मे तक दे देना पड़ेगा, ठीक है। अभी प्रीवियस डेट इसकी क्या थी? 10 तारीख थी, एक दिन इन लोगों ने बढ़ा दिया है, बस दैट्स इट। सो ओल्ड डेट 10th, न्यू डेट 11th। ओल्ड डेट 10th, न्यू डेट इज 11th। ओके, नाउ गाइस, ये जो पैनिक होता है हर महीना ये रिटर्न भरने का, आपको पता है GSTR1 की पेनल्टी कितनी है? 200 रुपीज पर डे। अगर आप एक दिन लेट करते हो तो गवर्नमेंट आपसे 200 रुपया चार्ज कर सकती है। तो सोचो कि कितना टेंशन होगा 11 तारीख को, अगर वेबसाइट नहीं चल रही, अगर आपका सेल इनवॉइस बराबर नहीं बना है। तो ये सब झंझट से दूर जाने के लिए एक और ऑप्शन हमारे पास रहता है, क्वार्टरली में शिफ्ट हो जाने का। तो फ्रीक्वेंसी क्वार्टरली रहेगी, तो एक वहां पे लिख दो क्वार्टरली ऑप्शन, क्वार्टरली ऑप्शन। अभी क्वार्टरली मतलब क्वार्टर मालूम है ना, कब से चालू होता है पूरे फाइनेंशियल ईयर में क्वार्टर? अप्रैल। अप्रैल मई जून का एक क्वार्टर हुआ, अप्रैल मई जून का एक क्वार्टर हुआ। अभी जैसे ही अप्रैल मई जून खत्म होगा, 3 महीने तुम्हारा जितना भी बिजनेस हुआ है, जितना भी तुमने सेल किया है सर्विसेज या गुड्स का, उसका पूरा टोटल अपने को क्वार्टरली GSTR1 में देना है। कब तक? 13th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द क्वार्टर। मतलब अप्रैल मई जून खत्म हुआ, जुलाई के 13 तारीख तक, जुलाई की 13 तारीख तक, ठीक है। ये नई डेट है, न्यू डेट, 13th ऑफ द succeeding month of the quarter, write down as it is, 13th of the month succeeding the quarter। और ये पहले क्या था? it was the end of the month succeeding the quarter। मतलब अगर अप्रैल में जून का मुझे रिटर्न पहले भरना था क्वार्टरली स्कीम के अंदर GSTR1, तो जुलाई 31st was the last date, but it is now preponed, it is preponed, पहले हो गया, 13 तारीख हो गई, 17 दिन और कम कर दिए। तो और टेंशन चालू हो गया लोगों को, सिर्फ 13 दिन मिल रहे थे पहले, 30 दिन पूरा महीना मिल रहा था, अब सिर्फ 13 दिन मिल रहे हैं। चलो गाइस, अभी देखो आपके ये भीड़े से भी पुराने जमाने वाले टीचर, अगर आपको GSTR2 के बारे में कुछ पूछते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो GSTR2 अब सस्पेंड हो चुका है। सस्पेंड मतलब क्या? क्लास में तुम सस्पेंड होते थे स्कूल में, तो इसका मतलब क्या कि भाई मुझे सस्पेंड किया गया, कि अब स्कूल में जाऊंगा नहीं, सस्पेंड किया गया, मैं स्कूल में दिखूंगा नहीं। यहाँ पर GSTR2 भी अब नहीं दिखेगा, वो सस्पेंड हो चुका है, मीनिंगलेस। लेकिन भाई आपका कॉलेज, कोई उसका भरोसा है नहीं, शायद पूछ सकता है GSTR2। GSTR2 पहले हम हाथ से डालते थे बेटा, ध्यान देना सब। GSTR2 में परचेज की डिटेल देखो, ईशा जरा यहाँ पे पढ़ो, डिटेल्स ऑफ क्या लिखा है? डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाईज। इनवर्ड सप्लाईज, इनवर्ड मतलब अंदर आना, तो अंदर परचेज में आता है, सेल में आता है? परचेज में आता है ना। सेल का इंफॉर्मेशन दे दिया हमने GSTR1 में, तो GSTR2 में परचेज का इंफॉर्मेशन हमें देना पड़ता था, सुनना ध्यान से, हमें देना पड़ता था मंथली 15th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। लेकिन अब ये सब कुछ कैंसिल हो चुका है, पता है क्यों? उसका लॉजिक समझो, उसका लॉजिक समझो। जैसे ही सप्लायर अपनी सेल्स की डिटेल डालेगा, सुन रहे हो ना सब, ध्यान से सुनना। लेट्स से मैं सप्लायर हूं और शैल या OP रोड से परचेजर है, तो मैं जैसे ही सेल की डिटेल डालूंगा तो मैं ये तो बताऊंगा ना कि मैंने किसको सेल किया है, ऑब्वियसली बताऊंगा, सेल का रिटर्न भर रहा हूं तो मैं उनको बताऊंगा कि मेरा बिल नंबर 1 शैलिया को मैंने ये फोन बेचा,
तो सेलियक का ये जीएसटी नंबर ये रहा, ये लो मैंने मेंशन कर दिया। तो भाई मेरे सेल्स के रिटर्न से डेटा फैच हो जाता है और इसके परचेज के रिटर्न में ऑटोमेटिक शो करता है, ऑटोमेटिक शो करता है। इसलिए अब GSTR2 भरने की जरूरत ही नहीं है, वो सब डायरेक्टली ऑटोमेटिक फैच होता है, क्योंकि एक के लिए सेल तो दूसरे के लिए परचेज। बराबर के नहीं बोलो हाँ या ना, समझ में आया? यस सर। Yes, સર, sir. તો- of course. ફરી સમજાવજો ને. હા હું તમને સમજાઈ દઉં બેટા, હું તમને સમજાઈ દઉં. સાંભળો, હવે આમાં થાય શું કે લેટ્સ સે કે અહીંયા મેં સેલ કર્યું ખુશ્બુને, आई सोल्ड टू खुशबू, आई सोल्ड टू अब्बास एंड आई सोल्ड टू भूमि। मेरे 3 इनवॉइसेस रेज हुए अप्रैल मंथ में, ठीक है। अब इसकी डिटेल में डालूंगा 11 तक नेक्स्ट महीने के, मैंने डिटेल डाली, मैंने भूमि की डिटेल डाल दी, फिर मैंने अब्बास की डिटेल डाल दी, लेकिन एक और अभी किसी का मैंने नाम लिया, खुशबू का नाम लिया, मैंने खुशबू की डिटेल तो डाली ही नहीं, मैंने तो सिर्फ 2 ही इनवॉइस डाले। तो अब्बास जब अपना लैपटॉप ओपन करेगा, अब्बास और भूमि जब अपना लैपटॉप ओपन करेगी और वो चेक करेगी कि लाओ मेरे परचेज का डेटा में कुछ दिख रहा है क्या, तो उन लोगों को दिखेगा क्योंकि मैंने उनका इनवॉइस डाला हुआ है। लेकिन जब खुशबू लैपटॉप ओपन करेगी और अपना परचेज का डेटा चेक करेगी तो उसको पता चलेगा कि मेरे में तो कुछ परचेज दिख ही नहीं रहा है, मैंने तो परचेज किया है अब्बास सर से, मेरा डिटेल क्यों नहीं दिख रहा है, मेरे को तो क्रेडिट लेनी है। तो खुशबू मुझे कॉल करेगी कि अब्बास सर क्या तुमने सेल का रिटर्न फाइल किया, मैंने बोला किया। तो क्या उसमें मेरा डिटेल तुमने डाला, मैंने बोला 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ। अरे मैंने अब्बास का डिटेल डाला, मैंने किसका अभी नाम लिया था, मैंने किसी का भी नाम लिया था ना, उसका डिटेल डाला, लेकिन मैंने खुशबू का डिटेल डाला ही नहीं, तो खुशबू के परचेज में वो नहीं दिखेगा। सो अब GSTR2 हाथ से डालने की जरूरत नहीं है, इट इज ऑटोमेटिक। लेकिन अपना MSU आपको पूछ सकता है कि GSTR2 भरना कब है, जो भरना है ही नहीं प्रैक्टिकल लाइफ में तो। लेकिन फिर भी आप लिख दीजिए डिटेल्स ऑफ इनवर्ट सप्लाईज मंथली 15th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, 15th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। Sir, up to 15 or on 15? सी गाइज, आई ऑलरेडी टोल्ड यू बिफोर, जब भी कोई ड्यू डेट होती है, ड्यू डेट मतलब वो आखिरी दिन होता है, उसके पहले आप भर सकते हो। मेरा क्लाइंट एक मेरा फ्रेंड है, उसका GST का काम मैं संभालता हूं, उसके महीने में 4-5 इनवॉइस होते हैं। जैसे ही वो इनवॉइस बनाता है मुझे उसका फोटो क्लिक करके व्हाट्सएप कर देता है, मैं तो उसी दिन रिटर्न फाइल कर देता हूं या वो बिल मेंशन कर देता हूं। ऐसा जरूरी नहीं है, आप कर सकते हो पहले, ये ड्यू डेट है। ड्यू डेट Sir, मतलब ऐसा नहीं कि वही दिन पे भरना है, नहीं, वो लास्ट दिन है। बोलो। સર 1 મિનિટ સ્ક્રીન નીચે કરો ને, મારું લખવાનું બાકી છે બસ। ચલો થઈ ગયું। ओके, समवन सेंट मी થઈ समथिंग ગયું ऑन સર। व्हाट्सएप, 1 मिनट चेक कर लेता हूं मैं। मिहिर, हा, बहुत पुरानी डेट है, जब GST आया था तब की डेट है, 2017, 1 जुलाई 2017 का दिया है ये। उसकी प्रिंट देख के मैं समझ गया कितना पुराना है, बाप रे बाप। कुछ नहीं कर सकते इसका, छोड़ दो। चलो आगे। GSTR3 again it is suspended from 2017 September। GSTR3 सस्पेंड हो चुका है, लेकिन फिर भी आप लिख लो मंथली रिटर्न ऑन द बेसिस ऑफ फाइनलाइजेशन ऑफ आउटवर्ड एंड इनवर्ड सप्लाई। वहां पे आप लिख लो रिकंसिलेशन। क्या लिखोगे, यहाँ पूरा नहीं लिखने की जरूरत है, रिकंसिलिएशन लिखो। रीमा चलो स्टार्ट राइटिंग रिकंसिलिएशन। देख रहा हूं मैं, सबको देख रहा हूं, इसीलिए वीडियो ऑन करवाए। रिकंसिलिएशन। Sir, I'm taking the screenshot later on. नो स्क्रीनशॉट। मैंने बोला गलत हो जाएगा, स्क्रीनशॉट लोगे समझ में Actually, नहीं आएगा। मैंने लेट ज्वाइन किया तो एग्जैक्टली 2 मार्क्स लिखो, कुछ भी करो, लिखो, लिखना पड़ेगा। ओके। GSTR3 बाजू में इधर आपको लिखना है रिकंसिलिएशन, वो भी मंथली करना है 20 तारीख तक।
अब रिकंसिलिएशन का मतलब समझ में आया क्या है? fuck off. समझ में आया? नहीं समझ में आया? रिकंसिलिएशन परचेज एंड सेल्स का मैचिंग करना। लाइक मेरे परचेज में अगर डिटेल नहीं दिख रही है तो मैं सामने वाले सप्लायर को कॉल करूंगा कि भाई तू रिटर्न फाइल कर, मेरे में दिख नहीं रहा है, तो ये 5 दिन एक्स्ट्रा दिए, तुम रिकंसाइल कर लो और मैच कर लो सब कुछ 20 तारीख तक। बराबर है? वैसे प्रैक्टिकली जीएसटीआर 2 एंड जीएसटीआर 3 है ही नहीं अस्तित्व में, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना पड़ रहा है, आपका नसीब। चलो कुछ नहीं कर सकते। 3B, write down GSTR 3B, it's a summary. GSTR 3B, write down summary of sales and credit. Write down summary of sales and credit. Do you want to see my clients 3B? आप देखना चाहते हो कैसे 3B रिपोर्ट बनता है? वेट अ सेकेंड। ये अभी मैं जो भी कर रहा हूं क्या आपको दिख रहा है? एक्सेल फाइल खुला ऐसा कुछ? नहीं सर। नो सर। No. नहीं दिख रहा है ना? ओके, सो आई हैव टू स्टॉप एंड आई हैव टू शेयर अगेन। जस्ट अ मिनट, मैं आपको 3B दिखा रहा हूं कैसा होता है। नाउ कैन यू सी एक्सेल फाइल? Yes. Okay, so now this is 3B. You can see outward taxable supplies. उसने पूरा महीने में, जनवरी महीने में 77,000 का सप्लाई किया है। देखो 77,718। कैन यू सी दिस? यस सर। उस पर उसने आईजीएसटी कलेक्ट किया है 5,058 रुपया 5058, और सीजीएसटी एसजीएसटी कलेक्ट किया है 4465 सर ये क्यों सेम है? ऑब्वियसली सेम है ना, सेम ही होगा। पूरे रेट को हम डिवाइड कर लेते हैं तो सीजीएसटी एसजीएसटी तो सेम ही आने वाला है। ये हो गया तुम्हारा सेल्स का पूरा, ये तुमने जो भी बेचा उसका समरी हो गया। अब आप इधर आ जाइए, देखो कुछ आपको दिख रहा होगा क्या? ये चीज दिख रही है आपको बराबर से? यस और नो? कोई ये आपको आईटीसी अवेलेबल दिख रहा है यहाँ पर? देखो मतलब उसने कितना परचेज किया है, उसके पास कितनी क्रेडिट है। तो देखो उसके पास सीजीएसटी की 6216 क्रेडिट है और 6216 अगेन एसजीएसटी की क्रेडिट है। तो यहाँ फर्स्ट रिपोर्ट में हमने सेल्स के बारे में बताया, थर्ड रिपोर्ट के बारे में हमने क्रेडिट के बारे में बताया, और समरी बना के हमने रिटर्न फाइल करा। भाई जाग रहे हो सब? आ रहा है समझ में? मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, ठीक है? लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के साथ 3B क्या होता है। चलो ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर उसकी डेट आप लिख दीजिए 20th of the next month, 20th of the next month। ये अभी भी वही है, पहले चेंज हुई थी लेकिन वापस से ओल्ड डेट 20th कर दिया है, तो इसमें आपको नया पुराना कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, एक ही डेट है 20th 20 સર તારીખ। ડિસ્ક્રિપ્શનમાં શું લખવાનું છે? ડિસ્ક્રિપ્શનમાં તમે એવું લખી દો સમરી ઓફ સેલ્સ એન્ડ ક્રેડિટ, समरी ऑफ सेल्स एंड क्रेडिट दो। बराबर है? चलो अगर आपने क्वार्टरली स्कीम में आप गए हो, अभी आपने ऊपर पढ़ा ना कि क्वार्टरली में आप जा सकते हो, 1 के साथ 3B क्वार्टरली भरना है, तो वहां पर आपको 22nd और 24th ऑफ द नेक्स्ट क्वार्टर, आपको याद रखना है 22nd 22 तारीख लिख दो, 22nd ऑफ द नेक्स्ट क्वार्टर, सॉरी 22nd ऑफ द मंथ नेक्स्ट टू द क्वार्टर, जैसा यहाँ पे दिया है 22nd ऑफ द मंथ नेक्स्ट टू द क्वार्टर, मतलब जुलाई अगस्त सितंबर वाला क्वार्टर मेरा खत्म हुआ तो मुझे 3B कब तक भर देना है? जुलाई अगस्त सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर, October 22nd. अक्टूबर 22nd, अक्टूबर 22nd। ये सब आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये जो नीचे सब एक्सेप्शंस दिए वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलो नाउ यू राइट डाउन CMP 80, आप सब जानते हो बेटा, हमारा हो चुका है, ये हुआ है कि नहीं हुआ है? याद करो जब हमने कॉम्पोजिशन स्कीम पढ़ा था तब, हाँ तो लिख दो, चलो CMP 8 लिख दो, कॉम्पोजिशन स्कीम, CMP 8 कॉम्पोजिशन स्कीम,
सर पूरा लिखना है? नहीं नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ वही लिखना है, कॉम्पोजिशन स्कीम। क्वार्टरली फाइलिंग होता है रिटर्न का, तो क्वार्टरली। एंड कब उसकी डेट है वो भी मैंने बता दिया था ऑलरेडी एडवांस में, 18th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द क्वार्टर। 18th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द क्वार्टर। अच्छा चलो अभी नीचे आ जाओ। जीएसटीआर 4 कॉम्पोजिशन स्कीम वाले एन्युअली एक रिटर्न भरेंगे, मतलब टोटल 5 भरेंगे, 4 क्वार्टर के भरे सीएमपी 8 और उसका एक एनुअल रिटर्न भरेंगे जीएसटीआर 4। लिख दो जीएसटीआर 4 एनुअल रिटर्न। क्या लिखना है? एनुअल रिटर्न फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। एनुअल रिटर्न फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। एनुअल रिटर्न साल में एक बार भरना है, साल में एक बार। और वो कब भरना है? देखो जरा इधर, 30th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग अ फाइनेंशियल ईयर। अब आपको 11th स्टैंडर्ड से बेटा पता है कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। अप्रैल से लेकर मार्च अपना फाइनेंशियल ईयर चलता है, 31 मार्च को खत्म हो जाता है। तो 30th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग अ फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या हुआ? 30 अप्रैल। 30 अप्रैल हुआ। अप्रैल। राइट डाउन उधर 30th अप्रैल। 30th अप्रैल। चलो अब ये जो है ना जीएसटीआर 5, 6, 7, 8 बहुत रेयर केस में पूछा जा सकता है। स्मिथ हेलो। चलो जीएसटीआर 5, 6, 7, 8 ये बहुत रेयर केस में पूछा जा सकता है, नहीं पूछा गया है आज तक, लेकिन लिख लो आप, काम का है। जीएसटीआर 5 एनआरआई के लिए होता है, एनआरआई लोगों के लिए, जो नॉन रेसिडेंट इंडियन उनको जीएसटी रिटर्न 5 भरना होता है। राइट डाउन जीएसटीआर 5 monthly 20th of the next month, same dates, no change in the dates. जीएसटीआर 6, जीएसटीआर 6 में सिर्फ लिखना आईएसडी, आईएसडी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। राइट डाउन आईएसडी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। सिर्फ याद रखो, कंसेप्ट बहुत डीप में जाना पड़ेगा, अभी आपको ये समझने की जरूरत नहीं है। इट इज नॉट रिक्वायर्ड एट दिस टाइम, ठीक है? इसको सस्पेंस रखो, अभी सिर्फ याद रखो आईएसडी। अच्छा आईएसडी और जीएसटीआर 6 कैसे आप याद रखोगे? तो आपको पता है कल एमएसडी ने 6 मारी थी, तो एमएसडी 6 आईएसडी 6 कुछ भी लॉजिक बनाओ, बराबर। चलो 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ लिख दो। रिटर्न फॉर गवर्नमेंट अथॉरिटीज, जो भी गवर्नमेंट की अथॉरिटीज है, लोकल अथॉरिटीज, स्टेट बोर्ड्स वगैरह, ये गवर्नमेंट के जो भी अथॉरिटीज आती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, कुछ भी इसमें कवर हो जाएगा, उन लोगों को जीएसटीआर 7 भरना होता है। राइट डाउन। अब इसको कैसे याद रखेंगे? तो मैं तो ऐसा याद रखता था कि सरकार के सारे लोग 7वीं फेल है, तो गवर्नमेंट 7वीं फेल, जीएसटीआर 7। लॉजिक बनाओ दिमाग में, लॉजिक याद रखने के लिए। सब याद नहीं रहेगा जब तक आप शॉर्टकट्स नहीं बनाओगे। कैसे याद रखना है? एमएसडी ने 6 मारा, तो आईएसडी का जीएसटीआर 6 बराबर है। उसके बाद इधर हमने क्या पढ़ा? गवर्नमेंट के सारे लोग 7वीं फेल। भाई किसी के घर में कोई गवर्नमेंट में है तो बुरा मत लगाना। गवर्नमेंट के सारे लोग 7वीं फेल, तो जीएसटीआर 7 इस तरीके से याद रखो। चलो अब जीएसटीआर 9 नॉर्मल स्कीम वालों के लिए एनुअल रिटर्न है, एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9। राइट डाउन जीएसटीआर 9 इज एनुअल रिटर्न फॉर नॉर्मल स्कीम। अच्छा फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम में कौन सा जीएसटीआर? कॉम्पोजिशन स्कीम में CMP 8। अरे सीएमपी 8 कॉम्पोजिशन स्कीम में एनुअल वाला नहीं है, वो क्वार्टरली वाला है। उसका एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 4। GSTR 4। हाँ
तो नॉर्मल के लिए GSTR 9 और 9B NI और नॉर्मल का NBN, तो नॉर्मल 9 का N रिलेट करो, याद करो। 8 बाकी है सर। कौन सा बाकी? अच्छा GSTR 8। ओके ओके, चलो GSTR 8 ई कॉमर्स के लिए, ऑनलाइन जो भी सेलिंग कर रहा है, ई कॉमर्स वेबसाइट्स के लिए। कल अमेजोन वाला एग्जांपल लिया था बेटा मैंने। राइट डाउन एज इट इज जो भी दिया है। अगर आप डेट्स नहीं याद कर सकते हो, अगर आपको डिफिकल्टी हो रही है, तो मैं आपको बताऊं कौन से GSTR की डेट्स याद रख के जानी है। जो GSTR काम के नहीं है उसको मैं यहाँ पे अभी बताता हूँ, वन टाइम रीडिंग है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। हो गया। 9A सस्पेंड हो गया है, कब का जरूरत नहीं है। 9C को भी जरूरत नहीं है। GSTR 10 इंपॉर्टेंट है, लिख दो। GSTR 10 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। GSTR 10, अभी देखो ये लोग क्या बोल रहे हैं, फाइनल रिटर्न टू बी फाइल्ड बाय अ टैक्स पेयर हुज GST रजिस्ट्रेशन इज कैंसल्ड, जिसका नंबर कैंसल हो गया है। तो वो बोलते हैं ना कि कोई जब छोड़ के जाता है तो हम बोलते हैं पलट पलट, ऐसा। तो वो काजोल पलटती है शाहरुख खान को देखने के लिए कि भाई आखिरी बार उसने एक बार देख लिया शाहरुख खान के सामने, बस ये वैसा ही है। आप लोग जा रहे हो, GST नंबर कैंसिल हो गया, अब जिंदगी में कभी GST रिटर्न भरना नहीं है, एक बार पलट के रिटर्न भर लो GSTR 10, आखिरी रिटर्न तुम्हारा, आखिरी रिटर्न, ठीक है, भर दो GSTR 10, भर दो मतलब लिख दो GSTR 10, राइट डाउन GSTR 10। ये बिल्कुल शाहरुख खान और काजोल का एग्जांपल यहाँ पे सेट हो रहा है। जाते जाते एक बार मुंह दिखाई कर देने की, GSTR 10 भर देने का, फाइनल रिटर्न टू बी फाइल्ड whose GST registration is cancelled। डेट जरूरत नहीं है, इट्स ओके, डू नॉट रिमेंबर द डेट्स। आपके लिए वैसे भी सिलेबस में है नहीं, वो तो सिर्फ नॉलेज के लिए लिखवा रहा हूँ। GSTR 11, GSTR 11 सिर्फ ऐसा लिखो, रिफंड केसेस, GSTR 11 रिफंड केसेस। तुमको सरकार के पास से रिफंड लेना है। यू आर क्लोजिंग द बिजनेस, यू वांट टू फाइल अ रिटर्न सो दैट यू गेट द रिफंड, आपको GSTR 11 भरना पड़ेगा। डेट्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। अच्छा, अभी कौन कौन से रिटर्न इंपॉर्टेंट है उसको हाईलाइट करना चालू कर दो, एग्जाम में सिर्फ यही पढ़ के जाओगे तो भी मार्क्स आ जाएंगे। GSTR 1 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो रिटर्न इंपॉर्टेंट है ही नहीं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट, GSTR 2, GSTR 2 इंपॉर्टेंट, GSTR 3 इंपॉर्टेंट, 3B मोस्ट इंपॉर्टेंट, 3B इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर लेट कर दिया तो 25 रुपया पर डे पेनल्टी लगेगा, CGST के हिसाब से तो 25 25 50 हो जाएगा पर डे का। आगे बढ़ता हूं, CMP 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट, GSTR 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट, GSTR 5 इंपॉर्टेंट, 6 इंपॉर्टेंट, 9 important, and that's it। रहेगा याद? देखो मैं एक और बार आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनना, उसके बाद हम पेपर सॉल्व कर लेते हैं लास्ट ईयर का, फिर खत्म। वी आर गोइंग टू सॉल्व लास्ट ईयर्स क्वेश्चन, 30 क्वेश्चंस आर देयर, अच्छे से सॉल्व करेंगे, सब समझ में आ जाएगा। चलो अभी जरा ध्यान दो इधर। GSTR 1 किसके लिए होता है? मंथली, मंथली GSTR 1 सेल्स के लिए होता है, हाँ या ना? सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है सबको? आवाज Yes, आ रहा है sir. ना? हाँ, तो GSTR 1 मंथली होता है, ठीक है, आउटवर्ड सप्लाई के लिए। GSTR 2 इनवर्ड सप्लाई के लिए।
GSTR 3 रिकंसिलिएशन के लिए, 3B होता है समरी, GSTR 4 कॉम्पोजिशन स्कीम वालों के एनुअल रिटर्न के लिए, CMP 8 कॉम्पोजिशन वाले क्वार्टरली वाले भरेंगे जो वो क्वार्टरली रिटर्न भरेंगे वो बराबर। उसके बाद GSTR 5 NRI के लिए, MSD ने 6 मारा, ISD GSTR 6, गवर्नमेंट के सारे लोग 7वीं फेल है तो गवर्नमेंट कैटेगरी GSTR 7, फिर GSTR 8 ई-कॉमर्स, GSTR 9 का NINE एंड नॉर्मल वाले का N, सो नॉर्मल स्कीम GSTR 9 एनुअली। याद रहेगा एग्जाम में, लर्न करना पड़ेगा इसको, अच्छे से लर्न कर दो। चलो अभी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, we have to solve the questions. देखो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको दिखेगा क्योंकि ये पेपर मैंने बहुत मुश्किल से मैनेज किया है। दीप, इफ यू आर प्रेजेंट, क्रेडिट गोज टू यू कि आपने ये मेहनत करके स्कैन करके हमको ये बना के दिया, ठीक है। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, एक मिनट। चलो अभी बताओ मुझे स्क्रीन दिख रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. ओके, आई एम ट्राइंग टू जूम दिस। इसको जूम करने की मैं कोशिश कर रहा हूं बट वो भाई हो नहीं रहा है जूम। सर चलेगा। नहीं, कैसे चलेगा, कैसे We can चलेगा zoom. इतना? ये जो भी कर रहा है ना ये मस्ती बंद कर दो। हाँ अच्छा, मैं ही कर रहा हूँ मस्ती, सॉरी, मुझे लगा कोई ये सब कर रहा है इधर। एक मिनट। अच्छा, इसको और कैसे जूम करना है किसी को मालूम है क्या? इमेजेस में जाकर ये साइड मैक्सिमम जूम है। सर लैपटॉप है आपका? लैपटॉप यस। सर टच पैड पर પેલું પિંચ આઉટ કરો ને એટલે ટ્રાય કરો। આવું થાય છે। Sir, control અને plus સાથે કરો keyboard પર। कंट्रोल અને प्लस, हाँ, कंट्रोल प्लस सब कर लिया, नहीं हो रहा है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस। कंट्रोल शिफ्ट प्लस भी नहीं हो रहा है। सर हमें जूम कर लेंगे। नहीं सर दोबारा हम हम भी zoom कर जूम लेते कर हैं ना। सकते हैं, हम जूम अरे कर सकते हैं सर। एक मिनट बेटा, एक मिनट, ये क्यों नहीं हो रहा है? मैं उसको पिक्चर्स मैनेजर में खोल के देखता हूँ, वेट। ये JPEG फाइल में ना वही प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे PDF चाहिए था लेकिन मुझे नहीं हुआ, वो मैनेज नहीं हुआ। जस्ट अ सेकंड गाइस, वो कर रहा हूँ मैं कन्वर्ट। ओके चलो, ये अब दिखेगा शायद आपको, मैं ट्राई कर रहा हूँ। बोलो अब कैसा है? फेयर इनफ। Yes, बराबर sir. है ना? चलो ठीक है। अभी ये पूछा गया था, आई थिंक ओके लास्ट ईयर का पेपर है, ठीक है। चलो अभी इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, आप लोग आंसर बताना मुझे। किसी को पता है यहाँ हाइलाइटर कहाँ से लाऊं मैं? एनीवन हैविंग एनी आइडिया? एडिट में नहीं है, व्यू में जाके नहीं है, ताकि मैं आंसर, ओके कलर ठीक है, चलो कोई नहीं चलेगा। आप है ना काम करो, आप पहले अपनी बुक में सब आंसर लिख देना, फिर मैं आपको ये फाइल सेंड कर दूंगा ग्रुप पर, बराबर? आंसर लिख देना बुक में और आंसर आप ही को देना है। हो चुका है अपना सब। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो। सर्विसेज बाय एम्प्लॉई टू एम्प्लॉयर इन कोर्स और रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट इज ट्रीटेड एज डैश। मतलब एक इंसान जो जॉब कर रहा है कंपनी के अंदर, वो जो कंपनी को सर्विस दे रहा है, उस क्या वो सर्विस है, वो क्या है? इट्स सप्लाई ऑफ गुड्स, इट्स नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सर्विसेज, इट्स सप्लाई ऑफ सर्विसेज और नन ऑफ द अबव। सप्लाई ऑफ सर्विसेज। supply of services। अगर सप्लाई ऑफ सर्विसेज ये होता तो फिर मैं उस पर GST चार्ज नहीं करता। Supply of goods. सर नन ऑफ द अबव।
मतलब मैं जॉब कर रहा हूं, इसका मतलब ये हुआ कि मैं गुड सप्लाई कर रहा हूं? No. सर नन ऑफ द No. अबव। नन ऑफ दी अबोव से अच्छा बेटर ऑप्शन मुझे बी नजर आ रहा है यहाँ पर। Either supply goods or बेटा ये सप्लाई ऑफ गुड्स तो नहीं है। अगर ये सप्लाई ऑफ सर्विस होता तो आज मैं जो सैलरी मांगता उसके ऊपर मैं जीएसटी लगा के मांगता कि सर मैंने सर्विसेज दी है, लाओ जीएसटी मुझे। लॉ ने क्या बोला है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉयमेंट का जो भी सर्विस है वो सर्विसेज के डेफिनेशन से ही एक्सक्लूडेड कर दिया है। तो आंसर यहाँ पर आएगा बेटा बी, नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सर्विसेज। 1 का आंसर लिख दीजिए अपनी बुक में, लकी दो बी। बी इज द आंसर। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। When a recipient of goods or service is liable to pay tax under CGST Act, this is known as dash: vertical charge, reverse charge, Reverse backward charge charge, mechanism. forward charge। Reverse charge Reverse mechanism. आरसीएम। Recipient है RCM. तो RCM, तो लिख दो 2 का आंसर बी। 2 का आंसर बी आएगा। Next, Mr. P is engaged in supplying goods interstate and commerce. He is liable for the registration under GST dash if his aggregate turnover in the financial year exceeds dash. 40 lakh. 40 lakhs. 40 lakhs. Now my dear 20 lakhs. students, now 20 my lakhs. dear students, wait, एक मिनट। सर सी जीरो। कैसे जीरो बेटा, कैसे जीरो? सर इंटरस्टेट कर रहा है, इंट्रास्टेट नहीं। एग्जैक्टली। रजिस्ट्रेशन अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हो, मतलब आप स्टेट से बाहर कर रहे हो, तो वो तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में आ जाएगा। बुक खोलो अपनी, कल मैंने लिखवाया है ये चीज। इंटरस्टेट रजिस्ट्रेशन के अंदर बेटा कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, कोई उसमें लिमिट देखने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पर आंसर क्या आएगा? जीरो आंसर आएगा। इसीलिए बोल रहा हूं इनकम टैक्स और जीएसटी में उतावल नहीं करने का, एकदम शांति से देख के क्वेश्चन देखने का, फिर आंसर देने। नंबर 4, द लायबिलिटी टू पे जीएसटी ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज अराइजेस एट डैश, एट एनी टाइम, आफ्टर, एट एनी टाइम, बिफोर, एट द टाइम ऑफ सप्लाई, और नन ऑफ द अबव। एट द टाइम ऑफ सप्लाई। वेरी गुड, गुड, वेरी गुड। हमने पूरा चैप्टर पढ़ा है इसके बेसिस पर, टाइम ऑफ सप्लाई। शाबाश। चलो अभी ऑफलाइन स्टूडेंट्स जो मेरे पास पढ़े हैं जीएसटी यूनिट नंबर 1, वही बताएंगे 5th का आंसर। एक्टिविटीज टू बी कंसीडर्ड एज सप्लाई इवन इफ इट इज मेड विदाउट कंसिडरेशन। ऐसी कौन सा स्केड्यूल का नाम है, कौन सा नंबर है स्केड्यूल का? 3। एक बार जरा चेक कर लो, 1 होगा। जरा चेक कर लो बेटा एक बार। सर ए है, मतलब 1. 1 आएगा, है ना? सप्लाई हाँ, one माना आएगा, जाएगा। अगर कंसीडरेशन नहीं है फिर भी सप्लाई माना जाएगा। याद आया? ब्रांच ट्रांसफर, डिस्पोजल ऑफ असेट्स, रिलेटेड पार्टीज, याद आया कुछ? डिस्टिंक्ट पर्सन। Yes, sir. हाँ, तो वो वाला पॉइंट है कि वो कौन से स्केड्यूल में मेंशन किया है, तो 1 वाला आंसर आएगा 1 ए। नेक्स्ट, इनवॉइस शुड बी इशूड within dashed days from the date of supply of services। 30। लेकिन अगर यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर होता तो 45। 45। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, टैक्सेबल पर्सन whose registration has been surrendered or cancelled is liable to file his final return। ये शाहरुख खान काजोल वाला। काजोल ऐसा पीछे मुड़ के पलट बोलती है तो देखती है ना, शाहरुख खान बोलता है तो अपने को पलट के एक रिटर्न भरना पड़ेगा। GSTR 10, तो टिक कर दो। 7 का आंसर डी। अभी आपका बहुत ही, मैं बोल सकता हूँ, फेवरेट क्वेश्चन आया ट्रांजैक्शन वैल्यू का, जो आपने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए इसके बेसिस पर। अब आप मुझे बताइए, ट्रांजैक्शन वैल्यू इज एक्सेप्टेड एज अ वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इफ supplier and recipient are not related, price is the sole consideration, is option 1. Option 2 is
supplier and recipient are not related, price is not a sole consideration. Option C is they are related. Option D is they are related. चेक कर लो और मुझे बताओ क्या आंसर आएगा A. बेटा. वेरी गुड, A. वेरी गुड. ट्रांजैक्शन वैल्यू की डेफिनेशन उसमें मैंने बताया था वो दोनों रिलेटेड नहीं होने चाहिए और प्राइस सोल कंसिडरेशन होनी चाहिए. Condition होना चाहिए. शाबाश. चलो 9. Taxable person opting for composition scheme is prohibited from collecting tax on dash supplies from the recipient. Inward. Outward. Outward. Outward आएगा. Outward आएगा बेटा, क्योंकि वो जब सेल करेगा तो कस्टमर के पास से जीएसटी नहीं कलेक्ट करेगा कंपोजिशन वाला, तो करेगा। सेल करेगा मतलब आउटवर्ड होता है ना. आंसर आएगा 9B. अभी आपका फेवरेट क्वेश्चन आ गया है. टाइम ऑफ सप्लाई इसमें फाइंड करके दीजिए. टाइम ऑफ सप्लाई अपनी बुक में सारे सॉल्व करेंगे फटाफट. फॉलोइंग डेटा इज नोटेड. चलो डेट ऑफ कंप्लीशन 20 डेट ऑफ 2019. डेट ऑफ पेमेंट बाय कृतिका लिमिटेड 21/12/19. अमाउंट डेबिटेड बाय बैंक इज दिस. जो भी है आप सॉल्व करो फटाफट. पहले आप देखो कि क्या इनवॉइस. 28/11. एक मिनट बेटा, एक मिनट. शांति से अपने पहले क्वेश्चन का आंसर दे दो. मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका आंसर पहले दे दो कि क्या इनवॉइस विद इन टाइम इशू हुआ है, हाँ या ना. No. कैसे नो? यस. उल्टा एडवांस में हो गया है. हाँ सर. उल्टा पहले ही इनवॉइस इशू कर दिया है तो टाइम पे इशू हो ही गया है इसका मतलब. तो जब टाइम पे इनवॉइस इशू हो जाता है ना तो हम क्या टाइम ऑफ सप्लाई का रूल लगाते हैं. डेट ऑफ Date of invoice और or डेट ऑफ date of पेमेंट payment, whichever is whichever earlier. is earlier. तो डेट ऑफ इनवॉइस क्या है इधर? 15/10/2019. 19. अब डेट ऑफ पेमेंट में आप देखो कौन सी डेट आएगी, बुक्स वाली या बैंक वाली, whichever is earlier वाली आएगी. तो 20/12. 20/12. तो अब 15/10 और 20/12 whichever is earlier. 15/10. 15/10. यहाँ पे आंसर तो है ही नहीं. તો સર સપ્લાય ઓફ સર્વિસીસ આપેલું છે ને આમાં અને આરસીએમ કીધું છે. वेरी गुड बेटा. किसी ने पढ़ा ही नहीं यहाँ पर कि ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का क्वेश्चन हैगा. इधर ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म दिख रहा है पहली लाइन में, तो इधर है ना आपका वो लॉजिक मत अप्लाई करना. रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का अलग रूल है. और दीप आप मुझे बताओ तो उसमें क्या रूल है? 61st day from the date of invoice or date of payment, whichever is earlier. तो करो, मेहनत करो, 61st डे फाइंड करो. चलो चलो रिवर्स चार्ज का क्वेश्चन है, किसी ने पढ़ा नहीं, पहले ही लाइन में दिया है रिवर्स चार्ज. खुश हो गया. हाँ इनवॉइस इशू हो गया, डेट ऑफ इनवॉइस और पेमेंट कर लेंगे, क्वेश्चन देख के ही आंसर आ जाएगा. इतना नहीं है सिंपल, इतना सिंपल नहीं है जितना आप सोच रहे हो. मेहनत करवाएंगे आपसे. फिफ्टीन 12/2019. नहीं मुझे देखो 15/10 से शुरू करना है. हाँ एक मिनट, 61st तक जाना है तो अक्टूबर के 31 डेज -15 कर देना है तो 16 आएगा. चलिए 16 आया, अक्टूबर का 16. हाँ अभी नवंबर का पूरा 30 रख दो, 46 हो गया. 46 हो गया, नवंबर का 30 और वो 16, 46. अब 61 - 46 कितना हो रहा है? 61 - 46 15. ओके तो 15 दिसंबर आएगा 61st डे वाला आंसर. 15 दिसंबर और 2019 whichever is earlier, तो 15/20 आंसर आएगा यहाँ पर. यहाँ पर डी आंसर आएगा.
तो इसीलिए बोल रहा हूँ, उतावल करने का नहीं। अगर आपने क्वेश्चन में नहीं पढ़ा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, तो आप ऐसा ब्लेम कर लोगे कि सर्वर डाउन है, ऑप्शन बराबर नहीं है, ने कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, गूगल पे नहीं मिल रहा है, ये सब बहाने हैं। तुमने क्वेश्चन बराबर नहीं पढ़ा, वो प्रॉब्लम। बराबर है, बस सब कुछ एक साथ करने की जरूरत नहीं है। कल से आईटीआर शुरू करेंगे। अच्छा आईटीआर शुरू करेंगे बराबर है, लेकिन ऐसे भी लोग होंगे। अच्छा जीएसटी कंपलसरी सब्जेक्ट है क्या? कंपलसरी सब्जेक्ट है। आईटीआर, आईटीआर कंपलसरी? आईटीआर नो सर, नो सर, डिसिप्लिनरी है। बराबर है। तो व्हाट विल डू इज टुमारो आल्सो वी विल सॉल्व फर्स्ट दिस पेपर, कल खत्म कर देंगे और फिर जीएसटी वाले लोग चले जाएंगे, जो आईटीआर जिसने लिया है वो रुकेंगे। इस तरीके से कल हम चालू करेंगे आईटीआर, बराबर। सर, और कौतिक जी बोलिए। સર આઈટીઆરપી માં અત્યારે પેલું હોર્सेस વાળું ચાલે છે, પેલું લોસ થાય હોર્सेस મેન્ટેન કરતા હોય રેસના, તો પછી એ હજી હમણાં ચાલી રહ્યું, લેક્ચર ચાલુ જ છે. તો પેલું આઈટીઆર માં આઈટીઆર 2 ચાલુ નહીં કર્યું? કયું સર? યુનિટ 2 ના સર, એ હજી એટલે અત્યારે તો અહીંયા જ પહોંચ્યા છે હજી. खुशबू તમારા ઘરથી અવાજ આવે છે? ના, મીરના ઘરથી અવાજ આવે છે. ઓકે સારું. આ નહીં દેખાતું બેટા અહીંયા. સારું વાંધો નહીં, તો પછી આપણે શું કરીએ? આઈટીઆર યુનિટ 2 ચાલુ કરવું પડશે, બીજો કોઈ ઓપ્શન નથી. અધરવાઇઝ વિલ બી ટુ લેટ. સર તો પછી ચેક કરી લઉં, એટલે કોઈ બીજા ગ્રુપથી અપડેટ મળતો હોય મને કે યુનિટ બિલ્ડિંગમાં કઈ યુનિટ 2 કરાવી દીધું કે, તમને શું કરવાનું, ખાલી તમને એ જ કન્ફર્મ કરવાનું કે કયું યુનિટ ચાલુ કરશે, પછી આપણે જોઈ લઈશું, વાંધો નહીં. ખાલી કન્ફર્મેશન મળી જાય ને 3 છે કે 2 છે, તો પછી આપણે સ્ટાર્ટ કરી શકીએ એમ. એટલે આજે તમે ખાલી જોઈ લો કે કયું યુનિટ ચાલુ કરે છે, બરાબર? સારું સર, હું જોઈ લઉં. ओके चलो डन फॉर द डे, मिलते कल। सर जी बोलिए। सर वो पैन कार्ड का वो अभी कुछ उसका क्या कब बताएंगे? कौन सा? वो पैन कार्ड का वाला चैप्टर था ना, उसमें वो कुछ सम आता है ना, वो उसका वो पैन कार्ड का भी वो दिया था ना, उसका वो फॉर्म। बेटा पैन का फॉर्म तो मैंने क्लास में करवा दिया है, आप आते थे ऑफलाइन में? हाँ सर आया था ऑफलाइन में, तो क्लास में बाकी था। नहीं दूसरा आप करवाने वाले थे और उतने में क्लासेस बंद हो गए। कौन सा फॉर्म बाकी है? ओपी रोड वाले का बाकी होगा, सुभानपुरा ब्रांच में दोनों फॉर्म हो गए, प्रताप नगर पे भी दोनों हो गए। हाँ ओपी रोड में ही है बाकी। રિટર્ન વાળું બાકી છે સર, પેન કાર્ડ માં જે રિટર્ન વાળું જે ફોર્મ છે ને તે બાકી છે. તમે ફોર્મ આપ્યું હતું, પછી એવું કીધું હતું કે પછી હું કરાવીશ એવું, પછી લોકડાઉન થઈ ગયું. બરાબર, એટલે આપણે પેલું નોર્મલ પેલા 2 પેજ વાળું થઈ ગયું છે, હા એ 49A થઈ ગયું હવે. કરેક્શન વાળું બાકી છે, હા કરેક્શન બાકી છે. સિંગલ પેજ વાળું હા સિંગલ પેજ વાળું તો કરી લઈશું આપણે, વાંધો નહીં, થઈ જશે. અચ્છા એવું હોઈ શકે ને તો ખાલી એકવાર વિડિયો લેક્ચર જોઈ લેજો, ના ખબર પડે તો આપણે કોટિક્સ અને કરવાનું જ છે. વિડિયો લેક્ચરમાં છે સર. હા તો એકવાર વિડિયો લેક્ચર જોઈ લો, ના ખબર પડે તો આપણે ડેફિનેટલી કરીશું. એકવાર વિડિયો લેક્ચર જોઈ લો, બરાબર? સર વિડિયો લેક્ચર જોઈ લીધો, પણ હવે શું કહેવા માંગે છે ખબર નહીં પડી રહી. એટલે એક પેજ તો છે, એમાં કહેવાનું શું હોય, જે આપણે આ ક્વેશ્ચન માલ્યું છે લખી દેવાનું છે ફોર્મમાં. એકવાર ટ્રાય કરો, ફરથી જોવાનું, થઈ જશે ને ના આવડે તો કઈ નહીં, આઈલ સોલ્વ. અહીંયા આપણે ભરશું એક ફોર્મ. હા અચ્છા ઓકે ચલો ડન, બાય બાય, ટેક કેર. છે કોઈ ડાઉટ છે? નહીં ને?